साथियों नमस्कार। मैं मनोज सहारण। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विवर्तन तथा ध्रुवण। तो हमारा पहला टॉपिक है विवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम विवर्तन की परिभाषा बता देते हैं आपको कि विवर्तन क्या चीज़ है। प्रकाश की घटना, कौन सी घटना को विवर्तन कहते हैं। कि इसकी परिभाषा क्या लिखें कि तरंगों का किसी द्वारक मतलब अपार्चर या अवरोधक ऑब्स्टेकल, किसी द्वारक या फिर अवरोधक के किनारों से टकराकर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन कहलाती है। प्रवेश करने की घटना विवर्तन कहलाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इस प्रकार से कोई तरंगें आ रही है। ये तरंगें प्रकाश तरंगें भी हो सकती है और ध्वनि तरंगें भी हो सकते हैं। मान लो कि ये आगे द्वारक है। ये क्या चीज़ आगे? द्वारक है। इस द्वारक के जो किनारे हैं, ये किनारे, इन किनारों से टकराकर वास्तव में तो जो प्रकाश की तरंग है या फिर जो ध्वनि की तरंग है, वो केवल यहीं से ही आपको पारगमित होती प्रक्षिप्त होनी चाहिए। परंतु होता क्या है कि ये तरंगें इन किनारों से टकराकर यहाँ पर वास्तव में इतने रीजन में छाया रहनी चाहिए थी, है ना, छाया रहनी चाहिए थी, परंतु इस किनारों से टकराकर तरंगें इधर भी प्रवेश कर जाती है ना। इस किनारे से टकराकर इधर प्रवेश कर जाती है। इसकी जो छाया थी, इधर छाया रहनी चाहिए थी, और इस छाया में ये प्रकाश तरंगें या फिर ध्वनि तरंगें प्रवेश कर गई। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो ये तो है हमारे पास द्वारक, है ना। द्वारक से विवर्तन हुआ है। कोई अवरोधक है, सपोजेड ये अवरोधक है और ये प्रकाश तरंगें इधर से आ रही है या ध्वनि तरंगें इधर से आ रही है, ठीक है। तो इसका ये किनारा और ये किनारा, इससे इसका इन तरंगों को टकराकर इनका विवर्तन हो गया तथा ये तरंगें आगे फिर इसका ये जो छाया क्षेत्र था, वास्तव में तो इधर ही जाने चाहिए थे केवल आगे तरंगें, परंतु ये जो छाया थी इसमें भी तरंगें क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो घटना है वो क्या कहलाती है? विवर्तन। तो तरंगों का किसी द्वारक या फिर अवरोधक के किनारों से टकराकर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाने की घटना तरंगों की विवर्तन कहलाती है। ये तो है हमारे पास यहाँ पर द्वारक। ये क्या चीज़ है? द्वारक है। और ये है अवरोधक। तो द्वारक का भी किनारा हो सकता है या फिर अवरोधक का भी किनारा हो सकता है। ये हमारे पास विवर्तन की परिभाषा हो गई और ये इसका ये एग्जाम्पल हो गया। तो विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है? ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बात पूछ ली जाती है कई बार कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। तो इसकी आवश्यक शर्त क्या है? ये जो द्वारक लिए है आपने, इसका जो साइज है, या जो ये अवरोधक था इसका जो साइज है, इनका आकार जो तरंग आ रही है इस तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। इसका अर्थ, जो विवर्तन की शर्त क्या है कि जो द्वारक है, द्वारक या फिर अवरोधक, दोनों की ही बात करेंगे, द्वारक या फिर अवरोधक, द्वारक या अवरोधक का आकार है, वो आकार तरंगों के तरंग दैर्ध्य का, तरंगों के
तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, कोटि का हो। इसका मतलब इनका तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का है, तो ये जो साइज है वो भी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होना चाहिए। यदि इन तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य वो मीटर कोटि का है, तो इनका साइज भी क्या होना चाहिए, मीटर कोटि का है, तभी इन तरंगों का विवर्तन होगा, अदरवाइज इनका विवर्तन नहीं होगा। तो ये विवर्तन की आवश्यक शर्त है कि जो ये द्वारक का आकार या फिर अवरोधक का आकार वो क्या होना चाहिए, तरंगों का तरंग दैर्ध्य उनकी कोटि का होना चाहिए। ए इज अप्रोक्सीमेटेड टू लेमडा। ये क्या है, लेमडा क्या है, तरंगों की तरंग दैर्ध्य है, वही तरंगे जिनका हम विवर्तन चाहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। ये जो डायग्राम लिया है मैंने तरंगों की विवर्तन का, इसमें ये जो द्वारक है इसका आकार कितना है, स्मॉल डी। ठीक है, और जो तरंगे आपतित हो रही है इनका तरंग दैर्ध्य है लेमडा। ठीक है, इस केस में जो लेमडा का मान है लेस देन डी है, इसका मतलब द्वारक क्या है, बड़ा है। द्वारक बड़ा है तो विवर्तन की शर्त क्या है कि द्वारक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तरंग दैर्ध्य काफ़ी छोटा है और द्वारक काफ़ी बड़ा है। तो ये इसका जो छाया क्षेत्र था, ये छाया क्षेत्र और ये छाया क्षेत्र, इसमें इन तरंगों ने प्रवेश नहीं किया। आप देख लेंगे कि तरंगें अपने सीधे मार्ग पर चल रही है, तो यहाँ पर विवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि लैम्डा इज लेस देन टी। यहाँ पर तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो द्वारक है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ जो तरंग दैर्ध्य है वो द्वारक के आकार की कोटि का है। तो ये जो इसका छाया क्षेत्र था, ये छाया क्षेत्र, इस छाया क्षेत्र में इन तरंगों ने प्रवेश कर लिया, तो यहाँ पर हमने तरंगों का विवर्तन देखा है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब जो द्वारक का आकार डी है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। यदि द्वारक का आकार और छोटा कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको तरंग ये जो विवर्तन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस कैसे इस डायग्राम से पता चल रहा है हमें, है ना, कि ये जो छाया क्षेत्र में यहाँ पर केवल एक ही तरंग प्रवेश कर रही थी, यहाँ भी केवल एक तरंग प्रवेश कर रही थी, आपने और छोटा कर दिया इस द्वारक को, तो इसका जो छाया क्षेत्र है इसमें दो तरंगें प्रवेश कर रही है। इसका मतलब विवर्तन के लिए हमारे पास आवश्यक शर्त है कि जो द्वारक का आकार है आपतित तरंग के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, यदि द्वारक का आकार को बहुत छोटा कर दिया जाए तो विवर्तन का मान बहुत बढ़ जाएगा, मतलब विवर्तन बढ़िया विवर्तन होगा। अब हम आपको विवर्तन के उदाहरण बता देते हैं। विवर्तन के उदाहरण, ठीक है, एक बार मैंने ध्वनि तरंगों का विवर्तन लिया है और एक बार मैंने प्रकाश तरंगों का विवर्तन लिया है। स्थिति ये कि पहला आपने देखा होगा कि अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी या फिर वायुयान की छाया है, छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। ठीक है, ये क्या है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी या फिर वायुयान की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। इसका कारण क्या है, विवर्तन। ये मान लो सपोज दैट पक्षी या फिर वायुयान है, जब प्रकाश किरणें आती हैं तो इसके जो किनारे हैं यहाँ से प्रकाश का विवर्तन होता है, और इसकी जो छाया क्षेत्र होता है उसमें भी क्या हो जाता है, प्रकाश प्रवेश कर जाता है। जो धरती पर है तो इसकी छाया धरती पर, ये मान लो पृथ्वी है, तो यहाँ पर पृथ्वी पर इस अवरोधक के रूप में हमने पक्षी और जो वायुयान है उसका लिया है, तो इसकी छाया आपको धरती पर प्रेक्षित नहीं होती। इसका कारण क्या है, विवर्तन। तो विवर्तन के कारण ही अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान की छाया पृथ्वी पर प्रेक्षित नहीं होती। ये है हमारे पास प्रकाश तरंगों का विवर्तन। दूसरा उदाहरण बता देता हूँ मैं, ध्वनि तरंगों की विवर्तन। आपने देखा होगा कि घर में हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है। ठीक है, तो टीवी की जो ध्वनि है, जो सीरियल चल रहा है उसमें जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगें हमें दूसरे कमरे तक सुनाई दे जाती है। तो इसका ये ध्वनि तरंगों का विवर्तन है। ये क्या है कि कमरे में बैठे प्रेक्षक, कमरे में बैठे प्रेक्षक को बाहर की
ध्वनि का सुनाई पड़ना। कमरे में बैठे प्रेक्षक को बाहर की ध्वनि का सुनाई देना, ये क्या है? ध्वनि तरंगों का विवर्तन है। ठीक है, ये हमने दोनों चीज ऑब्जर्व की है, वो दोनों ही विवर्तन के उदाहरण हैं। तो इन दोनों विवर्तन के बेसिस पे मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। बात यह है कि आपने ध्वनि तरंगों का विवर्तन तो दैनिक जीवन में अपेक्षित होता है, परंतु प्रकाश तरंगों का नहीं। इसका कारण क्या है? नोट ये है कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में प्रेक्षित होता है। दैनिक जीवन में प्रेक्षित होता है, परंतु प्रकाश तरंगों का नहीं। परंतु प्रकाश तरंगों का नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दैनिक जीवन में हमारे पास जो अवरोधक या फिर जो द्वारक हैं, अवरोधक के रूप में सपोज दैट कोई पिलर है, द्वारक के रूप में सपोज दैट कोई खिड़की है, ठीक है, या फिर गेट है, तो ये हमारे पास दैनिक जीवन में अवरोधक और द्वारक। और इनका जो आकार है वो कितना है? लगभग 1 मीटर का, 2 मीटर का, या फिर आधा मीटर का, है ना। तो जो और ये ध्वनि तरंग है, इनका जो तरंग दैर्घ्य कितना होता है? लगभग मीटर कोटि का होता है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा ध्वनि मतलब ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्घ्य, इनका जो कोटि कितना होती है? मीटर। ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो मीटर कोटि की होती है। तथा दैनिक जीवन में अवरोधक के रूप में हमने सपोज दैट एक उदाहरण लिया है, नॉर्मल उदाहरण है, खंबा या पिलर तथा द्वारक। और द्वारक के रूप में उदाहरण किसके लिए हमने? खिड़की, दरवाजे। दैनिक जीवन में जो अवरोधक या फिर द्वारक है, यही होंगे, खिड़की, दरवाजे, या फिर जो खंबा है, या फिर कोई दूसरी चीज है। ठीक है, ये खिड़की, दरवाजा क्या है? द्वारक है। का आकार क्या होता है? का आकार मीटर कोटि का होता है ना, मीटर कोटि का होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्घ्य है और दैनिक जीवन में जो द्वारक और अवरोधक हैं, इनका तरंग दैर्घ्य लगभग एक ही ऑर्डर का है। इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित होता है, परंतु प्रकाश तरंगों का नहीं। ठीक है, और क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्रकाश तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है, हम लिख देते हैं कि लैम्डा प्रकाश, जो प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्घ्य वो होता है 10⁻⁻10 मीटर कोटि का। इसका मतलब एंगस्ट्रॉम कोटि का है। और दैनिक जीवन में हमारे पास कोई अवरोधक है वो एंगस्ट्रॉम कोटि का नहीं होता, इसलिए प्रकाश तरंगों का जो विवर्तन है वो दैनिक जीवन में हमें प्रेक्षित नहीं होता। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जो प्रकाश का विवर्तन है, इसके लिए जो द्वारक है या फिर अवरोधक है, इनका आकार कितना होता है? 10⁻10 मीटर। और इतना आकार बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? एक कार्डबोर्ड लेते हैं। इस कार्डबोर्ड में एक ब्लेड से वाइट कार्डबोर्ड या फिर ब्लैक कार्डबोर्ड लेकर ब्लेड से एक झिर्री बना देते हैं। एकदम पतली झिर्री होती है और इस झिर्री का आकार कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, जब हम इस झिर्री पर प्रकाश को आपतित करेंगे, उस स्थिति में हमें प्रकाश का विवर्तन दिखाई देगा। तो जो विवर्तन दिखाई देगा, आगे जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा वो मैं बना देता हूं कि विवर्तन प्रतिरूप कैसा बनता है। लिख देता हूं मैं कि एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बिल्कुल
जो झिर्री बनेगी ब्लेड से, इसका जो आकार है वो बहुत कम है। ठीक है, इसका जो आकार है वो कितना है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ डी, इसका आकार कितना है, स्मॉल डी, मैंने इसका आकार ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रकाश आपतित करूँगा इस पर, तो यहाँ पर इस झिर्री के जो सीध में है मैंने एक पर्दा लगा दिया, और झिर्री के सीध में यहाँ पर प्रकाश आपको क्या मिलेगा, अधिकतम प्रकाश मिलेगा, और उसके बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको कम प्रकाश मिलेगा। और आप यदि झिर्री से इस पर्दे पर काफ़ी दूर चले जाएंगे तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी अंधेरा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अधिकतम प्रकाश मिलता है। झिर्री की हमने चौड़ाई कितनी दी है, स्मॉल डी। झिर्री और पर्दे की चौड़ाई हमने, पर्दे के बीच में दूरी कितनी ले ली, कैपिटल डी, जैसा ही हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लिया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम प्रकाश मिलता है इस प्रकार से, और उसके आगे क्या होता है, इस प्रकार से एक पैटर्न मिलता है। ठीक है, ये है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का विवर्तन प्रतिरूप। ये क्या है, पर्दे पर आपको इस प्रकार से पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर ये है इस पर्दे का केंद्र बिंदु O, तो यहाँ पर केंद्र पर आपको अधिकतम प्रकाश मिलता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। उसके बाद में आपको एक बार न्यूनतम प्रकाश मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, यहाँ पर उनको बोलते क्या बोलते हैं, निम्निष्ट, मिनिमा। यहाँ पर मिनिमम लाइट मिल रही है, मिनिमा बोल देते हैं। उसके बाद में फिर आपको मैक्सिमम मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम है वो सेंट्रल मैक्सिमा से आपको कम प्रकाश मिलते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, द्वितीयक उच्चिष्ट बोलते हैं इन सबको। इस केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में जो सारे उच्चिष्ट है उनको क्या बोलते हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट। ठीक है, जो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट है उसका जो तीव्रता है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और द्वितीयक उच्चिष्ट है उसकी तीव्रता और कम हो जाती है। ठीक है, वास्तव में पैटर्न तो आपको इस प्रकार से मिलता है। तो हमने ये जो विवर्तन प्रतिरूप पढ़ा है वो इस प्रकार से मिलेगा आपको। स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है, जो स्लिट की चौड़ाई है वो कितनी, स्मॉल डी है। हमने कितनी ली है, स्मॉल डी ली है, और ये काफ़ी छोटी होती है, लगभग एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। ठीक, ये जो केंद्र बिंदु O है, इस पर जो आपको प्रकाश तीव्रता मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा, और उसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, न्यूनतम प्रकाश मिलता है, उसको बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मिनिमा है, यहाँ पर ये सेकेंडरी मिनिमा होगा। इसी प्रकार से ये फर्स्ट मिनिमा है और ये सेकेंडरी मिनिमा है। ठीक है, तो ये जो बिंदु यहाँ पर मिनिमा मिल रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा, यहाँ सेकेंड मिनिमा, इसी प्रकार से जो नीचे की साइड यहाँ फर्स्ट मिनिमा, यहाँ सेकेंड मिनिमा, तो यहाँ पर मिनिमा किस स्थिति में मिलते हैं, तो इसके लिए मैं एक समीकरण लिख देता हूँ आपको, कि जिस स्थिति पर ये समीकरण संतुष्ट होगी कि डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, उस स्थिति पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो ये समीकरण क्या है, निम्निष्ट की शर्त, निम्निष्ट की शर्त। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रथम मिनिमा मिल रहा है, तो n का मान कितना है, n बराबर 1। यहाँ पर द्वितीय मिनिमा है, उसको लिख देंगे n बराबर 2। यहाँ पर थीटा क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, थीटा होता है अत्यल्प। थीटा यदि अति अल्प होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग थीटा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। इसका मतलब इस समीकरण में हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये लिख दिया मैंने डी थीटा बराबर एन लेमडा, तथा थीटा बराबर कितना आ गया, एन लेमडा बटा डी। ठीक है, और यदि हम प्रथम उच्चिष्ट की बात करें, प्रथम निम्निष्ट की बात करें, तो यहाँ पर n का मान कितना है, 1। तो प्रथम निम्निष्ट के लिए कितना होगा, प्रथम निम्निष्ट, और प्रथम निम्निष्ट के लिए n का मान लिख दिया मैंने 1, और प्रथम निम्निष्ट पर जो कोण बन रहा है वो मान लेता हूँ मैं थीटा 1। ये प्रथम निम्निष्ट है। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो कोण बनेगा, ये कोण कितना है, थीटा 1। ठीक है, और थीटा 1 का मान कितना होगा, यहाँ पर n का मान मैं 1 रख देता हूँ, तो थीटा 1 का मान हो गया लेमडा बटा डी। ठीक है, और थीटा 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि कोण काफ़ी क्या है, छोटा है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप कितना है, x1 लिख देता हूँ मैं इसको, x1, और ये कितना हो जाएगा, x2। तो x1 कितना हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है, ये d। ठीक है, तो x1 कितना आ गया यहाँ से, x1 बराबर लेमडा डी बटा डी। ये हमने
यंग के द्विसलिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई निकाली थी और यहाँ पर ये x1 का मान है केंद्र बिंदु से जो प्रथम मिनिमम मिल रहा है उसके बीच की दूरी है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई नहीं है, ध्यान रखें आप, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई नहीं है, लेकिन ये जो x1 मिला है आपको यंग के द्विसलिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर मिला है, परंतु यहाँ पर केंद्र बिंदु से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी है x1। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो ये जो दूरी x1 है तो ये भी कितनी हो जाएगी x1। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, सॉरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 2x1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनिमा और यहाँ पर मिनिमा, दो मिनिमम के बीच की जो दूरी है वो क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है। तो इस इधर x1 है तो प्रथम मिनिमा की दूरी इधर भी तो x1 होगी, तो चौड़ाई कितनी होगी 2x1, तो मैंने यहाँ पर 2x1 लिख दिया। ठीक है, तो 2x1 और x1 का मान कितना है 2 लैम्डा डी बटा डी, और वहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मिल रही थी लैम्डा डी बटा डी, और यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी मिल रही है 2 लैम्डा बटा डी। ये बात होगी। अब ये जो दूरी मैंने लिखा है θ1 बराबर लैम्डा बटा डी, ये है कोण, एक साइड बनने वाला कोण। और यदि प्रथम उच्चिष्ट की मैं कोणीय चौड़ाई निकालूं तो प्रथम उच्चिष्ट की पहली तो है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई और दूसरी है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, लिख देता हूं मैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, एंगुलर विड्थ, कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये यहां से लेकर यहां तक, यदि ये कोण θ1 है तो ये कोण भी कितना होगा θ1, तो कोणीय चौड़ाई कितनी होगी 2θ1, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 2θ1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2θ1। अब θ1 का मान कितना है लैम्डा बटा डी, तो कोणीय केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा बटा डी। ये बात समझ आएगी। तो ये हमने प्रथम निम्निष्ठ का मान n1 रखा, तो केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों तरफ दो प्रथम निम्निष्ठ आएंगे। एक बार हमने दोनों की दूरी निकाल ली, वहाँ से चौड़ाई निकाल ली, और दूसरी बार हमने क्या कर दिया थीटा निकाल लिया दोनों तरफ, एक तरफ θ1 है दूसरी तरफ भी θ1 होगा, दोनों को जोड़ लिया हमने, तो ये आ गई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, और वो कितनी है 2 लैम्डा डी। जिस प्रकार से यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई इस कैपिटल डी पर निर्भर नहीं कर रही थी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी पर डी पर निर्भर नहीं कर रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है वो भी क्या है कैपिटल डी पर निर्भर नहीं करती। ये बात सुन, ये हमारा प्रथम मिनिमा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे n बराबर 1। ये हमारा द्वितीय मिनिमा है, इसके लिए लिखेंगे हम n बराबर 2। ये कोण कितना हो गया θ2। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये प्रथम मिनिमा है, तो यहाँ पर n बराबर 1, और ये द्वितीय मिनिमा है यहाँ पर n बराबर 2। तो निम्निष्ठ की जो शर्त थी हमारे पास मिनिमा की शर्त वो क्या थी d sin थीटा बराबर n लैम्डा। क्या शर्त थी d sin थीटा बराबर n लैम्डा। यहाँ पर d स्मॉल d लेना है, कैपिटल D नहीं लेना है, ये d नहीं लेकर हमें क्या लेना है ये स्मॉल d लेना है, ये स्मॉल d है। ठीक है, तो d sin थीटा बराबर n लैम्डा। थीटा को हम लिख रहे हैं कि थीटा काफ़ी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख दिया, और इसको हम लिख पाएंगे कि डी थीटा बराबर n लैम्डा। ठीक है, यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया n लैम्डा बटा डी। यदि प्रथम मिनिमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा लैम्डा बटा डी, और यहाँ पर द्वितीय मिनिमा की बात करें, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, ये थीटा तो हो गया लैम्डा बटा डी, ये थीटा कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बटा डी, ये θ1 इसको θ2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी θ1 का मान कितना आएगा लैम्डा बटा डी, इसको माइनस लिख दो चाहिए, और यहाँ पर 2 थीटा का मान कितना आएगा या फिर θ2 का मान कितना आएगा माइनस का 2 लैम्डा बटा डी। तो ये हमारे पास विवर्तन प्रतिरूप थे, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस विवर्तन प्रतिरूप में जो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है वो हम एक बार लिख देते हैं आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, यहां पर इसकी जो कोणीय चौड़ाई थी वो थीटा के समानुपाती है, या फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई
केंद्रीय उच्चिष्ट। यहाँ पर आपको उच्च तीव्रता वाला बिंदु उच्चिष्ट कहलाता है और निम्न तीव्रता वाला बिंदु निम्निष्ठ कहलाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी आई कि कोणीय चौड़ाई या फिर चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई ये कितना था 2θ1 और 2θ1 का मान कितना निकाला था हमने 2λ/d ये मान निकाला था। इसलिए कोणीय चौड़ाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2θ1 थी, θ1 का मान हमने दिया λ/d और कोणीय चौड़ाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है लैम्डा की। इसलिए लाल रंग के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम प्राप्त होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम तथा बैंगनी रंग का जो तरंग है वो सबसे कम होता है। तो तथा बैंगनी रंग का जो फ्रिंज चौड़ाई है केंद्रीय उच्चिष्ट की बैंगनी रंग के लिए वो आपको न्यूनतम मिलेगी। तो बैंगनी रंग के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई न्यूनतम होगी। ऐसा ही हमने क्या पढ़ा था यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, वो सेम यहाँ पर है, लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम। ये हमने आपको इसका एक PYQ में प्रश्न आया हुआ है लेब असिस्टेंट में, वो हमने टेलीग्राम चैनल पर कल ही पोस्ट किया था। तो वो इसी पॉइंट पर बेस्ड है कि लाल रंग के लिए क्या है केंद्रीय उच्चिष्ट की या फिर फ्रिंज चौड़ाई अधिकतम होती है और बैंगनी रंग के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई या फिर फ्रिंज की चौड़ाई, यदि हम यंग द्विस्लिट प्रयोग में बात करें तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी न्यूनतम होगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जैसा हमने क्या किया था यंग के द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश यदि ले आए एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर तो क्या हो जाएगा पैटर्न रंगीन हो रहा था। तो सेम यहाँ पर है कि एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो विवर्तन प्रतिरूप वहां पर क्या था व्यतिकरण प्रतिरूप, विवर्तन प्रतिरूप क्या हो जाएगा रंगीन हो जाएगा। विवर्तन प्रतिरूप क्या होगा रंगीन हो जाएगा। परंतु केंद्रीय उच्चिष्ट क्या रहेगा श्वेत ही रहेगा। ये सेम केस किस में था यंग द्विस्लिट प्रयोग में, वहां पर केंद्रीय जो फ्रिंज थी वो श्वेत रह रही थी लेकिन पूरा जो व्यतिकरण प्रतिरूप क्या हो रहा था रंगीन हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, वहां पर क्या होता केंद्र से दूर जाने पर एकांतर क्रम में दीप्त फ्रिंज तथा अदीप्त फ्रिंज आ रही थी और यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप में केंद्र से दूर जाने पर एकांतर क्रम में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ आते हैं। तो केंद्र से दूर जाने पर एकांतर क्रम में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। वहां पर क्या होता दीप्त फ्रिंज तथा अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, वहां पर क्या था केंद्रीय फ्रिंज क्या थी चमकीली थी, वहां पर केंद्रीय फ्रिंज सदैव चमकीली प्राप्त होती है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में। यहां पर क्या है केंद्र पर आपको सदैव उच्चिष्ट प्राप्त होता है। क्या है केंद्र पर सदैव
उच्चिष्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वहां पर क्या था, यंग के द्विसलिट प्रयोग में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर थी। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर थी, चाहे वो दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो। परंतु यहां क्या है, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम है तथा केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाने पर उच्चिष्ट की तो चौड़ाई घटती है तथा निम्निष्ट की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, यहां पर क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम होती है तथा केंद्र से दूर जाने पर उच्चिष्ट की चौड़ाई घटती है। भाई जो द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो ज्यादा होगी, तृतीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो उससे कम हो जाएगी, चतुर्थ उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो उससे कम हो जाएगी। तो क्या है, उच्चिष्टों की चौड़ाई घटती जाती है तथा निम्निष्टों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। यहां पर भी क्या है, एकांतर क्रम में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया विवर्तन का।